इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सावन गया लो भादो आया, बारिश की झड़ी से सुकून दिलाया। त्योहारों के माह में आप सभी का स्वागत है आज के किसान वाणी की चौपाल में। और आप सभी को आपके अपने योगेंद्र भैया और कविता बहन की राम राम। और कविता बहन आपको भी हमारी राम राम। राम राम योगेंद्र भैया, सच कहा आपने। आखिर ये त्योहारों का ही तो महीना है। देखो ना, अभी पिछले दिनों हमने भुजलिया कजलिया देकर आपसी भाईचारे के इस त्योहार को मनाया है ना। और अब हल षष्ठी, जन्माष्टमी, तीजा, पोला, गणेश जी सभी आने वाले हैं। बिल्कुल बहन, और इन सब के बीच हमारा राष्ट्रीय त्योहार भी तो आने वाला है, यानी हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और तब से ही हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ भैया, हमारा देश कृषि प्रधान तो शुरू से रहा है, इसीलिए सरकार हमेशा से ही कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने का प्रयास कर रही है ना। बिल्कुल। इसी क्रम में केंचुआ खाद भी एक महत्वपूर्ण साधन है कृषि को बढ़ाने के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए। बिल्कुल, इसीलिए तो आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्टिंग यानी कृषि अपशिष्ट से काला सोना, इस विषय पर। साथ ही आज के हमारे मेहमान होंगे योगेश माहौरी जी, ग्राम गुरैया ढाना से, और ये हमें जानकारी देंगे वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाने और उसके उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और इन सब के साथ होगा लोकगीत और भजनों के माध्यम से मनोरंजन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आइए किसान भाइयों, अब जुड़ जाते हैं हमारी आज की बात से। वर्मी कंपोस्टिंग यानी कृषि अपशिष्ट से काला सोना। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट एक समृद्ध जैविक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। ये न केवल फसल की पैदावार को बढ़ाने में सहायक होता है बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। इसलिए तो योगेंद्र भैया इसे काला सोना भी कहते हैं। ये एक ऐसा पदार्थ है किसान भाइयों जो पर्यावरण हितैषी भी है और इसके लगातार प्रयोग से टिकाऊ फसल उत्पादन संभव है। ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। बिल्कुल, और यदि हम बात करें इसके मुख्य उद्देश्यों की, तो पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी को उच्च गुणवत्ता वाली खाद देने के लिए जैविक कचरे को खाद में बदलना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। साथ ही ठोस जैविक कचरे का निपटान करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। साथ ही कृषि कार्यों, डेयरी फार्मों और पशु आश्रय से उत्पादित जैविक कचरे की एक बड़ी मात्रा को सही तरीके से खाद बनाकर अतिरिक्त मूल्य के साथ में मुनाफा कमाया जा सकता है। बिल्कुल किसान भाइयों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि लगभग 3600 प्रकार के केंचुए होते हैं जिन्हें बिल खोदने वाले और बिल ना खोदने वाले प्रकारों में विभाजित किया गया है। किसान भाइयों, बिल ना खोदने वाले केंचुए 10% मिट्टी और 90% जैविक अपशिष्ट पदार्थ खाते हैं। ये जैविक अपशिष्ट को बिल खोदने वाले केंचुओं की तुलना में अधिक तेजी से वर्मी कंपोस्टिंग में बदल देते हैं, जबकि बिल खोदने वाले केंचुए केवल रात में मिट्टी की सतह पर आते हैं। बिल्कुल, और ये मिट्टी में लगभग 3.5 मीटर की गहराई तक छेद कर देते हैं और 90% मिट्टी और 10% जैविक अपशिष्ट को निगलकर 5.6 किलोग्राम कास्ट बनाते हैं। प्रत्येक केंचुआ जो होता है उसका वजन लगभग 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। जी हाँ किसान भाइयों, यदि हम बात करें वर्मी कंपोस्टिंग के प्रकार की, तो उत्पादन की मात्रा और खाद बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संरचनाएं वर्मी कंपोस्टिंग के विभिन्न प्रकारों को निर्धारित करती है। जी हाँ, जैसे छोटे पैमाने पर वर्मी कंपोस्टिंग होती है और एक बड़े पैमाने पे होती है। तो जो छोटे पैमाने पे होती है जिसमें एक किसान लगभग 5 से 10 टन वर्मी कंपोस्ट
एकत्र कर लेता है, इकट्ठी कर लेता है। और जो व्यावसायिक रूप से बड़े स्तर पर वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है तो उसमें प्रतिवर्ष 50 से 100 टन जैविक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। हाँ योगेंद्र भैया, यदि हम वर्मी कंपोस्टिंग के तरीके की बात करें तो बेड और पिट विधि सबसे लोकप्रिय होती बिल्कुल, है। 2 प्रकार की विधियां होती हैं, बेड विधि और पिट विधि। जी, जिसमें बेड विधि में 6x2x2 यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई फिट का माप वाले जैविक पदार्थ का बेड बनाकर पक्के या फिर कच्चे फर्श पर खाद बनाई जाती है। बिल्कुल, यानी बेड विधि में 6 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा माप वाला बेड जो बनाते हैं वो कच्चे फर्श में भी बना सकते हैं और पक्के में। जबकि यही बात हम करें गड्ढा विधि की यानी पिट विधि की, तो इसमें हम 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा आकार का सीमेंट से बने गड्ढों में खाद बनाना गड्ढा विधि कहलाता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि इसे ढकने के लिए घास या अन्य देसी सामग्री का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन लागत ज़्यादा आने के कारण इस विधि को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते क्योंकि ये पक्की बनती है ना। जी हाँ योगेंद्र भैया, आप बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जैविक अपशिष्ट के अंतर्गत पशु मल, रसोई कचरा और अन्य जैविक अपशिष्ट को 50:50 के अनुपात में हमें मिलाना चाहिए। बिल्कुल, और जहाँ हमें वर्मी कंपोस्ट बनानी है वो स्थल छायादार हो, ठंडा हो और परिवहन के हिसाब से सड़क के पास में होना चाहिए। साथ ही साथ पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी प्रजाति का केंचुआ उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि आइसिना फोर्टिडा, ये एक प्रजाति है जो कि अच्छी प्रजाति का केंचुआ माना जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है योगेंद्र भैया आपने। और बेड का आकार और डिज़ाइन भी महत्वपूर्ण होती है इसमें, इसीलिए उस पर भी ध्यान दें। बेड की सामग्री भारी होना चाहिए जिसमें कि जल अवशोषण की क्षमता ज़्यादा हो। साथ ही ताज़ा घास और ताज़ा गोबर का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल, इस बात को हमारे किसान भाई जरूर ध्यान देंगे कि ताज़ा घास और ताज़ा गोबर को इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही गड्ढे में 4 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से केंचुए डाले जाएं। नमी के लिए मिश्रण को जूट के बोरों से ढक दें और उन पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करते रहें ताकि नमी बनी रहे। और 30 दिन बाद मिश्रण को जरूर पलटें और वायु संचार बना रहे, इस तरह का भी व्यवस्था आप बना के रखें। और किसान भाइयों, आइए अब आखिर में वर्मी कंपोस्ट के लाभ के बारे में बात कर लें। तो वर्मी कंपोस्ट से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमारी मिट्टी को होता है, और यानी मिट्टी की उर्वर क्षमता लगातार बढ़ते जाती है और फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। बिल्कुल, और इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट से पर्यावरण भी संतुलित रहता है। मिट्टी में जलधारण क्षमता बनी रहती है, बीजों का अंकुरण तेजी से होता है, पौधों में सकारात्मक वृद्धि होती है, फसल का उत्पादन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक दवाओं के उपयोग से होने वाले जितने नुकसान हैं उन सब से हमें बचाता है वर्मी कंपोस्ट। इसलिए आज हमने बात की वर्मी कंपोस्टिंग, कृषि अपशिष्ट से काला सोना। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये महत्वपूर्ण संदेश। और आइए एक बार फिर जुड़ते हैं मनोरंजन क्रम से और सुन लेते हैं बढ़िया सा लोकगीत देशराज पटेरिया की आवाज में। के ओ दद्दा, अरे ओ दद्दा, ओ दद्दा कहाँ के आए बराती, ओ दद्दा कहाँ के आए बराती, ओ दद्दा कहाँ के आए बराती, हाँ दद्दा कहाँ के आए बराती। मस्कर आवत पाती, ये दद्दा मस्कर आवत पाती, हाँ हाँ कहाँ के आए बराती, वो दद्दा कहाँ के आए बराती, वो दद्दा कहाँ के आए बराती। कैसो पुत नाच जे कर रहे, कैसो पुत नाच जे कर रहे, हाँ पुत नाच जे, पुत नाच जे, कैसो पुत नाच जे कर रहे। मोरी फट रही छाती वो दद्दा, मोरी फट रही छाती वो दद्दा, वो दद्दा, वो दद्दा कहाँ के आए बराती, वो दद्दा कहाँ के आए बराती।
काटे चीथे लोके नचैया, काटे चीथे लोके नचैया, काटे चीथे लोके नचैया, काटे चीथे लोके नचैया। जब बोतल खुल जाती ओ दद्दा, जब बोतल खुल जाती ओ दद्दा, काके आए बराती ओ दद्दा, काके आए बराती ओ दद्दा, काके आए बराती। छाती कूटन बाजे बज रहे, छाती कूटन बाजे बज रहे, हाँ बाजे बज रहे, बाजे बज रहे, बाजे बज रहे, बाजे बज रहे, छाती कूटन बाजे बज रहे। आगोनी भन्नाती ओ दद्दा, आगोनी भन्नाती ओ दद्दा, काके आए बराती ओ दद्दा, काके आए बराती ओ दद्दा, काके आए बराती। गिद्ध भोज पे टूट पड़े सब, गिद्ध भोज पे टूट पड़े सब, हाँ गिद्ध भोज पे टूट पड़े सब। ये भूखे भैराती ओ दद्दा, ये भूखे भैराती ओ दद्दा, काके आए बराती ओ दद्दा, काके आए बराती। कच्चित चोर बचावे ईश्वर, कच्चित चोर बचावे ईश्वर, कच्चित चोर बचावे ईश्वर। भूले ना बा राती मोखा, भूले ना बा राती दद्दा ओ दद्दा, ओ दद्दा, ओ दद्दा, ओ दद्दा, काके आए बराती 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 ओ दद्दा, काके आए बराती। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। और किसान भाइयों, आइए अब जुड़ जाते हैं हमारे मेहमान क्रम से। मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम रोहना ढाना से योगेश माहौरे जी हमारे साथ हैं और बातचीत का विषय होगा वर्मी कंपोस्ट बनाने और उसके उपयोग पर चर्चा। सभी किसान भाइयों और बहनों को कविता बहन की राम राम। और आज के किसानवाड़ी कार्यक्रम में मेहमान क्रम में अपने साथ मौजूद है योगेश माहौरे भैया, जो कि रोहना ढाना जिला छिंदवाड़ा से हैं। योगेश भैया, आपको हमारी राम राम। राम राम मैडम। योगेश भैया, आप हमसे अभी केचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट के संबंध में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप केचुआ खाद कब से बना रहे हैं और उपयोग में ला रहे हैं? मतलब मैं पिछले 5-6 सालों से केचुआ खाद का यूज कर रहा हूँ। वो बना भी रहा हूँ और अपने खेतों में यूज भी कर रहा हूँ। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद के लिए उत्पादन के समय में आप केचुए बाहर से लाते हैं या फिर स्वयं उत्पादित करते हैं?
मैडम पहली बार बनाने के लिए मैंने केचुए तो बाहर से लिए थे, बाकी अब कंटिन्यू चालू है तो घर पे ही केचुए है और मैं दूसरे लोगों को बेचता हूँ। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है? मैडम ये 1.5 से 2 महीने में बनकर तैयार हो जाती है जी। और इसमें मतलब ये चाय पत्ती की जैसे बनती है मैडम, बहुत अच्छी खाद रहती है जी। और इसमें 2 से 3% नाइट्रोजन होता है और 1 से 2% सल्फर और 1.5 से 2% पोटास होता है मैडम। ठीक है। यदि सरसरी तौर पे देखा जाए योगेश भैया तो पूरी तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर होती है हमारी फसलों के लिए। हाँ मैडम, ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद अच्छी होती है मैडम। खाद का उपयोग आप स्वयं ही करते हैं या फिर इसे विक्रय भी करते हैं भैया? नहीं मैडम, मैं स्वयं के लिए बनाता हूँ और स्वयं यूज करता हूँ। कुछ नए लड़के या जो मतलब कुछ काम वाम करते नहीं लड़के, युवा किसान बोल सकते हैं अपन किसी को भी, पशुपालन करके 1-2 गाय रखकर वर्मी बेड लगाकर और वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पादन कर बेच भी सकता है। मार्केट में ये मतलब 4 से 5 रुपए किलो ये बिकता है। ठीक है ना, आपकी ये सलाह भी बहुत अच्छी लगी है। जो लोग खेती से जुड़े हुए नहीं है, यदि वे अपने स्वयं का वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय यदि चालू करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। जी मैडम। तो योगेश भैया कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की आप हमें विधि के बारे में बताइए हमारे किसान भाइयों बहनों को। मैडम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए पहले तो एक छांव वाले वृक्ष पौधा होना चाहिए या फिर एक शेड नेट होना चाहिए। अच्छा। तो उस पे एक वर्मी बेड करके एक आता है जी। तो 2.5 फीट गहरा और 12 फीट लंबा और शायद 2.5 फीट चौड़ा रहता है। मेरे पास है एक 2.5 फीट के आसपास गहरा और 3 फीट चौड़ा है जहाँ तक। मतलब इतना पर्याप्त होता है? हाँ इतना पर्याप्त होता है। तो उसके लिए मैडम वर्मी बेड की जो जरूरत होती है और फिर उस पे नीचे मतलब छांव वाले स्थान पर रखना है मैडम, और स्टॉल भी जाता है आसानी से। अच्छा। उस पे दिक्कत नहीं होती। और उस पे अपन नीचे ये मक्का के डंठल या कोई सब्जी के अवशेष बोले तो टमाटर के डंठल, मिर्च के डंठल कुछ भी डाल दें एक परत। हाँ। या धान का पुआल जो किसानों के पास उपलब्ध हो, उसको एक परत डाल के उस पर पानी छिड़काव करना है। फिर उसके बाद अधपका गोबर, कच्चा गोबर डालना है। फिर उसको मतलब पानी से फिर नमी देना है। अच्छा। और उसके बाद फिर ये डंठल कचरा वगैरह डालना, भूसा वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं अपन, या उसे डाल सकते हैं की टहनियाँ डाल सकते हैं। पानी की मात्रा का इसमें अंदाजा कितना लगाया जा सकता है कि पानी कब तक और कितना देना है? पानी उसमें मैडम नमी पर्याप्त रखना है, कम से कम 70% नमी होना चाहिए। क्योंकि उसमें केचुआ डालना पड़ता है ऊपर। तो ये सब 3 बार 4 बार ये करने के बाद ऊपर से केचुआ डालते हैं, फिर गोबर डालते हैं ऊपर से। उसके बाद फिर उसमें जूट के बोरे से उसको ढक दिया जाता है। और एक दिन के आड़ पे उसको फिर पानी से मतलब सिंचाई करना पड़ता है अपने झारे वगैरह से। जो किसानों के पास उपलब्ध हो सुविधा, उसके हिसाब से कर सकते हैं मैडम। तो इसको आप सुरक्षित कितने समय तक रख सकते हैं? इसको रख सकते हैं मैडम 1 साल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसको। मगर किसान नहीं रखता ना, उसको तुरंत बनाता है, तुरंत यूज करता है। हाँ, ये उपयोग में करना पड़ता है। और यदि लंबे समय तक इसे सुरक्षित रखना चाहे 4 महीने तक रख सकते हैं मैडम। हाँ, 4 महीने तक 4 महीने तक। और उसको बोरी में पैक करके छांव में रखना पड़ेगा मैडम, खुले में नहीं छोड़ना, खुले धूप में नहीं रखना है। तो उसके लिए किस प्रकार के बोरे का उपयोग करना चाहिए? कोई भी चल जाएगा, जूट का भी चल जाएगा या प्लास्टिक के बोरे भी चल जाएंगे, फट्टे भी चल जाएगी। टाट फट्टे भी चल जाएंगे। ठीक है ना। और इसमें से एक वर्मी बॉस भी निकलता है मैडम, तो जिसके लिए वो कीटनाशक का काम करता है पौधों पर। अच्छा। और एक टॉनिक की तरह भी और कीटनाशक दोनों की तरह काम करता है, जिससे फसलों में वायरस, रस चूसक कीटे, एफिड, एसिड, थ्रिप्स वगैरह कुछ आते नहीं है। अच्छा, यदि अपन स्वयं तैयार करते हैं तो फिर ये वर्मी वॉश भी हमें एक साथ मिल जाता है? हाँ, वर्मी वॉश नीचे से निकलता है ना मैडम, नीचे से जो पानी अपन जो डालते हैं थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वो नीचे से निकल जाता है। उसका स्प्रे अपन पौधे पे कर सकते हैं। अच्छा। बागवानी में, सब्जी की फसल पर, किसी फसल में कर सकते हैं। चलिए, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि सारे पोषक तत्व हमें वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हमारी फसलों को मिलते जाते हैं। जी। तो योगेश भैया, आपसे वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुआ खाद के विषय में पूरी जानकारी लेकर हमें बहुत खुशी और उम्मीद है कि इस जानकारी को उपयोग में लाकर हमारे किसान भाई बहन भी आगे इस खाद का उपयोग करेंगे, और जो इसको बनाने में इच्छुक हो तो वो भी आपकी बातों को ध्यान में रखकर इसे तैयार कर सकते हैं, स्वयं घर पर भी या फिर अपने व्यवसाय के तौर पर भी इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो योगेश भैया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आपकी सारी बातें हमारे सभी किसान भाइयों बहनों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो
आखिरी में आप चलते चलते क्या बोलना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों बहनों से? मैडम मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगा कि कम से कम अपने घर पर एक गाय जरूर रखें और वर्मी वेट लगाकर वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करें। अच्छा। और अपने खेतों में उसका यूज करें जी, जिससे कि अपनी मतलब खेती में लागत कम आएगी और उत्पादन अधिक होगा। अच्छा। आप एकदम से रासायनिक न छोड़कर इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, आधा आधा जी। रासायनिक भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि उत्पादन भी ना घटे और लागत भी ना बढ़े। जी मैडम। ठीक है ना, मतलब ये है कि अपने घर से ही जो चीजें निकल रही है उसी का उपयोग करके अपन वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। जी जी। और उत्पादन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। बिना खर्चे वाली खाद है ये। जी मैडम, इसमें एक बार खर्च होता है, वो सालों साल चलता है वर्मी बेड। जी जी। किसान के रखरखाव और उसके यूज के ऊपर है मैडम सब। जी ठीक है ना। ठीक है योगेश भैया, धन्यवाद आपको। हमारे किसान भाइयों बहनों की तरफ से आपको राम राम। राम राम, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, अभी आपने मेहमान क्रम के अंतर्गत सुना ग्राम रोहना ढाना से योगेश माहौरे जी के साथ कविता बहन की बातचीत, और विषय था वर्मी कंपोस्ट बनाने और उसके उपयोग पर चर्चा। और आइए चलते चलते एक और लोक भजन हम सुन लेते हैं, जिसमें आवाज़ है रूपलाल और आत्माराम चंद्रवंशी की। नहीं खायो मैया वो मेरे मैंने मकान नहीं खायो मैया वो मेरे मेले मकान लाए गायो मैया वो मेरे मैंने मकान नहीं खायो मैया वो मेरे गायो मैया वो नहीं खायो मैया वो मेरी खायो मैया वो मेरी खायो मैया वो मेरे मेले मकान लाए गायो मैया वो मेरे मैंने मकान नहीं खायो मैया वो मेरे भोरे होता गऊ हलके वो बाजे भोरे होता गऊ हलके हो बाजे भोरे होता गऊ हलके वो बाजे भोरे होता गऊ हलके हो बाजे मधुबान मोया पठायो मैया वो मेरे मधुबान मोह पठायो मैया वो मेरे मधुबान मोया पठायो मैया वो मेरे मधुबान मोह पठायो मैया वो मेरे मेले मखन लाए गायो मैया वो मेरे मैंने मखन नहीं खायो मैया वो मेरे चार पैर वाले जीवाल बटे को चार पैर बना जीवन बटे को चार पैर वाले जीवाल बटे को चार पैर बना जीवन बटे को भाई रे घर आयो मैया वो मेरे साजा भाई वो घर आयो मैया वो मेरे मेले मकान लाए गाओ मैया वो मेरे मैंने मकान नहीं खायो मैया वो मोरे वहाँ लगे बहलिल को छोटो मैं वहाँ लगे साकिन को छोटो मैं वहाँ लगे बहलिल को छोटो मैं वहाँ लगे बहलिल को छोटो सीखो कैसे बेदे बाओ मैया वो मेरे मुझे दही नहीं खायो मैया वो मेरे मेले मकान लाए गाओ मैया वो मेरे मैंने मकान नहीं खायो मैया वो मेरे अलग
किसान भाइयों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो मैं योगेंद्र भैया और मैं कविता बहन कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।